नमस्कार महादेव, आप सभी का स्वागत है संस्कृत एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। क्या हाल चाल है आप सबके। आज हम लोग एक लंबे समय के बाद आपसे मिल पा रहे हैं, वो भी रिकॉर्डेड क्लास के माध्यम से। आज हम लोग पीजीटी में जो आपका पूछा गया प्रश्न था उसको हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि इससे पहले जो हमारी इससे पहले पीजीटी की कक्षा चली हुई थी उसमें आपने देखा था कि हमने 40 क्वेश्चन किया था जो 2002 में पूछा गया था। उसके आगे के प्रश्न रह गए थे। कारण क्या था कि बोर्ड खराब हो गया था, जिस कारण से हम लोगों की क्लास बंद हो गई थी और एक लंबे समय तक बंद रही। उसके अब बोर्ड तो बन गया है, लेकिन फिर भी बहुत सारी असुविधाएं हैं जिस वजह से हम लाइव क्लास नहीं ले पा रहे हैं। तो ये इन सभी चीज़ों को हम बहुत जल्द ही दूर करेंगे, कोई और माध्यम हम लोग अपनाएंगे क्लास करने के लिए। और हाँ, ये बहुत जल्दी ही शुरू हो जाएगी हम लोगों की क्लास। अब मुझे लगता है यहाँ से 1-2 दिन का और समय लगेगा। उसके बाद पीजीटी की आप लोगों का एग्ज़ाम, ये मान के चलिए कि आपका एग्ज़ाम होगा ही होगा, क्योंकि अभी तक आयोग ने कुछ उस तरीके की पुष्टि नहीं की है कि एग्ज़ाम नहीं लूँगा। तो हम लोगों को बेहतर रूप से पीजीटी की तैयारी करनी है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप जो आपके सिलेबस हैं उससे आप रिवीजन करें और प्रैक्टिस करें, और ये मान के चलिए कि आपका एग्ज़ाम होगा। हम प्रारंभ करते हैं। जो 2002 में पूछा गया था प्रश्न, वो टीजीटी वाले भी छात्र इसका आंसर बताएंगे, क्योंकि बहुत ही नॉर्मल प्रश्न थे। हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 41 पर, क्योंकि यहीं तक हम लोगों का प्रश्न यहाँ से हम लोगों को करने थे। ये रहा पहला प्रश्न आप लोगों का। सभी लोग आप इस तरीके से आंसर बताएंगे कि जैसे आप हमारे लाइव क्लास में बैठे होते हैं, सर लाइव क्लास में आप आंसर बता रहे होते हैं, उसी तरीके से आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर भी देंगे। ये हम लोगों का पहला प्रश्न है। आपको मालूम है ये कहाँ का प्रश्न पूछा गया है। ये आपका पीजीटी का प्रश्न है। कहाँ का है? पीजीटी का, और 2002 का। 2002 में पूछा हुआ यह प्रश्न पत्र है, ये ध्यान रखिएगा। इससे पहले का जो 40 प्रश्न है 1 से 40, वो हम इससे पहले की क्लास में कर लिए हैं। अब इसके बाद जितने सारे बचे हुए प्रश्न हैं वो हम करेंगे। पहला प्रश्न ये रहा आपका, क्वेश्चन नंबर 41 है। हितम मनोहारी चतुर्लभम वचः, यह कथन किससे संबंधित है? तो आप बताएंगे यह कथन किससे संबंधित है। अभिज्ञान शकुंतलम इस ग्रंथ से, किरातार्जुनीयम से, या फिर नैषधि चरितम, मेघदूतम, किस ग्रंथ से संबंधित है? तो आप सभी बताओगे कि यह जो सूक्ति है, हितम मनुहारी चतुर्लभम वचः, यानी हितकर भी हो और मन को हरने वाला भी हो, ऐसा वचन क्या होता है? दुर्लभ होता है। क्या होता है? दुर्लभ होता है। या कहाँ पर कहा गया है? आप सभी का राइट आंसर भी होगा। ऐसा कहाँ कहा गया है? तो किरातार्जुनीयम में कहा गया है। राइट आंसर हम लोगों का क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपके समक्ष। इसका उत्तर आप बताएंगे। अहो दुरंता बलवत विरोधिता, यह उक्ति किसने कहा है? यह किसने कहा है? भीम ने कहा है, द्रौपदी ने कहा है, दुर्योधन ने कहा है, या उपर्युक्त में से किसी ने भी, कोई भी नहीं किया? यानी इसमें जो ऑप्शन आपको दिया गया है इनमें से किसी ने नहीं कहा है। तो आपको बताना है अहो दुरंता बलवत विरोधिता, यानी जो बलवान होते हैं उनसे विरोध नहीं करना चाहिए। ठीक है, वही इसका अर्थ है। तो यह किसने कहा है आप सभी को मालूम है। या जो सूक्ति है वह कहाँ की है? किरातार्जुनीयम की है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। और यह किसने कहा है? तो वनेचर ने कहा है। किसने कहा है? वनेचर द्वारा यह कहा गया है। और इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा, क्योंकि इसमें वनेचर का ऑप्शन नहीं है। उपर्युक्त में से कोई भी नहीं, यानी कोई भी नहीं, इनमें से किसी ने नहीं कहा है। क्वेश्चन नंबर हम 43 पर पहुंचते हैं। इसका आप सभी आंसर बताएंगे। ये पूछ रहे हैं इसमें अभिज्ञान शकुंतलम में अंगीरस पूछ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 43, अभिज्ञान शकुंतलम का अंगीरस क्या है? अभिज्ञान शकुंतलम का अंगीरस क्या है? वीर रस है, श्रृंगार रस है, या फिर करुण रस, शांत रस? कौन सा रस है? अभिज्ञान शकुंतलम का अंगीरस क्या है? तो वीर रस प्रधान तो है नहीं। वीर रस प्रधान आपका किरातार्जुनीयम है। कहोगे बिल्कुल सर। ठीक है, किरातार्जुनीयम आपका वीर रस प्रधान है। श्रृंगार रस प्रधान आपका क्या है? अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम में कौन सा रस प्रधान है? तो आपका हो गया श्रृंगार रस प्रधान है। और करुण रस प्रधान आपका हुआ उत्तर रामचरितम। उत्तर रामचरितम, इसमें क्या है? करुण रस प्रधान है यह ग्रंथ। और शांत रस आपका प्रधान होगा बुद्ध चरित।
ठीक है, कौन सा ग्रंथ है आपका? बुद्ध चरितम। और कौन सा ग्रंथ है? तो आप कहोगे सर महाभारत भी है। इसमें कौन सा रस प्रधान है पूछा जाए तो शांत रस प्रधान बताना। हमारा राइट आंसर जो होगा 43 का वो होगा बी, श्रृंगार रस प्रधान, यानी अभिज्ञान शकुंतलम क्या है? श्रृंगार रस प्रधान है। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 पर। इसका क्या आंसर होगा? आप क्वेश्चन देखकर ही इसका आंसर बता देंगे। आप सभी आंसर बताते हुए चलेंगे, कमेंट बॉक्स में ही सभी का आंसर आप देते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 है, नाट्यशास्त्र किसकी रचना है? बहुत ही सरल, बहुत ही बेसिक प्रश्न है, बहुत बार पूछा जा चुका है, लगभग सभी एग्जामों में पूछा गया है, तो आप सभी को मालूम होगा भरत मुनि है। नाट्यशास्त्र किसकी रचना है? तो भरत मुनि की रचना है, ये ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 पर हम लोग आते हैं। ये आपका 45 नंबर का क्वेश्चन। नौ पलास पलास वनम पुरः स्फुट पराग परागत पंकजम में अलंकार है, कौन सा अलंकार है? क्या अनुप्रास अलंकार है, यमक अलंकार है, श्लेष अलंकार है, या फिर उत्प्रेक्ष अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार है वो आपको बताना है। तो इसमें आप ध्यान रखेंगे कौन सा अलंकार है, अनुप्रास नहीं है, इसमें आपका यमक अलंकार है। यमक अलंकार है, इसमें क्या होता है? इसमें आपका पद की क्रम से आवृत्ति होती है। ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे पद की क्रम से आवृत्ति होगी। पद की क्रम से आवृत्ति होती है, ये बात आप ध्यान रखना। और इसमें आपका यानी जो दो पद होंगे उनका भिन्न अर्थ होता है, और एक सार्थक होता है और एक निरर्थक होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, यानी जो दो पद होगा क्योंकि सेम ही होगा तो उसमें से एक सार्थक होगा और एक क्या होगा? निरर्थक होगा। जैसे इसमें देखोगे नौ पलास पलास वनम पुरः, यहाँ पर आप देखोगे नौ पलास, यहाँ पर पलास फिर क्रम से आपको पलास दिखाई पड़ रहा है, तो यहाँ पर जो एक ये पहला वाला पलास है ये नौ के साथ में मिलकर अर्थ दे रहा है। इसका मतलब क्या होगा? नौ पलास, नौ पलास का मतलब होता है नए नए किशलौ। और ये आपका जो दूसरा है पलास वनम, यानी पलास वन, वन के साथ में मिलकर ये अर्थ दे रहा है, ये वन के साथ में मिलकर ये अर्थ दे रहा है। तो यानी इन दोनों पदों का जो अर्थ है वो क्या है? भिन्नार्थक है। कहोगे बिल्कुल। फिर यहाँ पर आप देखो पूरा स्फुट पराग परागत पंकजम, यहाँ पर स्फुट पराग, यहाँ पर पराग जो है पहला वाला पद है, पराग पराग दो बार आया है ना, तो यहाँ पर जो पहला वाला पराग है उसका मतलब है पराग कण, क्या है? परागकण। लेकिन दूसरा जो है परागत, ता के साथ में मिलकर यह अर्थ दे रहा है, पर इसका परागत का कोई अर्थ नहीं होता है, तो यह निरर्थक है पंकजम हमारा। तो इसमें आपका कौन सा अलंकार होगा? आप बी आंसर आपका राइट होगा, यानी हमारा राइट आंसर बी होगा। यहाँ पर यमक अलंकार था। क्वेश्चन नंबर 46 पर आते हैं। इसमें आपको बताना है यो सकृत पर गोत्राणाम पक्षेद पक्षेद दक्षिण क्षमा शतकोटि दताम बिभ्रद विदुधेन्द्र सा राजते में अलंकार। इस पद में अलंकार पूछ रहा है, इस पद में कौन सा अलंकार है? क्वेश्चन नंबर 46 है। 46 का हम लोगों का राइट आंसर क्या होगा? श्लेष, श्लेष अलंकार हुआ है। यहाँ पर श्लेष यानी इसमें भिन्नार्थक, एक पद के कई अर्थ निकल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार हमारा राइट आंसर सी होगा। इसे ध्यान रखेंगे आप सभी। श्लिष्टैर पदैर अनेकार्थाभिधाने श्लेषिष्यते, यानी एक ही पद का यानी भिन्न अर्थ निकल रहा हो तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 47 पर हम लोग आते हैं। इसका क्या राइट आंसर होगा वो आप सभी बताएंगे। किसी प्रकृत अर्थात प्रस्तुत वस्तु की अप्रस्तुत वस्तु के रूप में संभावना प्रकट करने पर अलंकार होता है, तो अनुप्रास होगा, श्लेष होगा, उत्प्रेक्षा होगा, या फिर यमक अलंकार होगा। किसी प्रकृत का प्रस्तुत वस्तु की अप्रस्तुत वस्तु के रूप में संभावना, तो आप सभी इसका राइट आंसर क्या बताओगे? मुझे मालूम है आप सभी इसका राइट आंसर दोगे, वो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 47 है, इसका राइट आंसर आप सी बताओगे, यानी वहां पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है।
आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पर आते हैं 48 पर। अध्यवसाय की सिद्धि होने पर अलंकार होता है। अध्यवसाय की सिद्धि होने पर कौन सा अलंकार होगा? स्वभावोक्ति होगा, रूपक होगा, अतिशयोक्ति होगा या फिर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, इसका राइट आंसर क्या होगा? आप सभी अपने आंसर बताएंगे। 48 का राइट आंसर क्या होगा? 48 का राइट आंसर क्या होगा? तो यहां पर ध्यान रखना, अध्यवसाय की सिद्धि होने पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है आपका? अतिशयोक्ति अलंकार। क्वेश्चन नंबर 49 पर आते हैं। शैसा स्थली यत्र विचिन्विता पाम भ्रष्टम मया नूपुर मेघ मूर्भ्याम में अलंकार है। यानी इसमें आपको इस पद में पूरा पूछ रहा है, यानी आपको अलंकार पूछ रहा है इस वाक्य में। तो कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है या फिर श्लेष अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 49 है, 49 का राइट आंसर क्या होगा? 49 का राइट आंसर क्या होगा? सहसा स्थली यत्र विचिन्विता पाम भ्रष्टम मया नूपुर मेक मूर्भ्याम। इसमें आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो रखा है। कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ है। क्वेश्चन नंबर 50 पर हम लोग आते हैं। इसमें आपका क्या पूछा है? उपमान की अपेक्षा उपमेय की अधिकता या न्यूनता का वर्णन होने पर अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर क्या होगा? यहां पर कह रहा है कि उपमान की अपेक्षा उपमेय की अधिकता का न्यूनता का वर्णन होने पर अलंकार होता है। तो भ्रांतिमान, व्यतिरेक, अपहृत या फिर दृष्टांत, कौन सा अलंकार होगा? 50 का राइट आंसर क्या होगा? तो यहां पर कौन सा अलंकार होगा? ध्यान रखना, यहां पर आपका व्यतिरेक अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? व्यतिरेक अलंकार। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 51 पर। पूछ रहा है अभिज्ञान शकुंतलम में जो विदूषक है उसका चित्रण हुआ है, किस अंक में हुआ है? प्रथम अंक में हुआ है, द्वितीय अंक में हुआ है, तृतीय अंक में हुआ है, पंचम अंक में हुआ है। किस अंक में हुआ है? किसका चित्रण पूछ रहा है? तो विदूषक का। तो आप सभी को मालूम है जो विदूषक का चित्रण है वह द्वितीय अंक में हुआ है। राइट आंसर बी होगा। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, इसका आप सभी आंसर बताएंगे। अभिज्ञान शकुंतलम पूछ रहा है, अभिज्ञान शकुंतलम की किस अंक का प्रारंभ में शुद्ध विश्वम्भक प्रयोग किया गया है? किस अंक के प्रारंभ में शुद्ध विश्वम्भक का प्रयोग किया गया है? अंक के प्रारंभ में, तो प्रथम में, द्वितीय में, तृतीय में, चतुर्थ में। किस अंक के प्रारंभ में शुद्ध विश्वम्भक पूछ रहा है? क्या पूछ रहा है? शुद्ध विश्वम्भक। तो किसमें हुआ है? क्वेश्चन नंबर 52 है, 52 का राइट आंसर क्या होगा? तो आप सभी ध्यान रखना, तीसरे अंक में, तीसरे अंक के प्रारंभ में शुद्ध विश्वम्भक का प्रयोग हुआ है। हमारा राइट आंसर सी होगा। आप सभी के भी आंसर सी आ रहे हैं ना? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 53 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 53। नाटकों में विश्वम्भक का प्रयोग होता है, कहाँ होता है? प्रारंभ में होता है, अंत में होता है, मध्य में होता है या फिर कहीं पर भी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर आपका 53 है, 53 का राइट आंसर क्या होगा? जो विश्वम्भक है वो नाटकों में कहाँ प्रयोग होता है? क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर क्या होगा? कहाँ पर प्रयोग होता है? आप ध्यान रखेंगे, नाटकों के प्रारंभ में प्रयोग होता है। विश्वम्भक जो है वो नाटकों के प्रारंभ में प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 54 पर। 54 का राइट आंसर क्या होगा? आप सभी इसका आंसर बताएंगे। अभिज्ञान शकुंतलम में प्रवेशक का प्रयोग हुआ है। प्रवेशक का प्रयोग कहाँ हुआ है? तृतीय अंक में, द्वितीय अंक में, पंचम अंक में, षष्ठम अंक में। किस अंक में हुआ है? किसका प्रयोग? तो प्रवेशक का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 54 है, 54 का राइट आंसर क्या होगा? अभिज्ञान शकुंतलम नाटक में प्रवेशक का प्रयोग हुआ है तृतीय अंक, द्वितीय अंक, पंचम अंक, षष्ठम अंक। किस अंक में हुआ है? क्या इसका राइट आंसर होगा 54 का? तो क्या कहोगे? कहोगे सर राइट आंसर डी होगा। यानी किस अंक में हुआ है? तो षष्ठम अंक में हुआ है। ये ध्यान रखना क्योंकि ये प्रश्न रिपीट हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 55 पर। नाटकों में प्रवेशक की भाषा होती है तो संस्कृत होती है, प्राकृत होती है। संस्कृत एवं प्राकृत दोनों प्रकार की होती है। उपर्युक्त में से कोई भी नहीं।
तो नाटकों में जो प्रवेशक होता है उसकी भाषा पूछ रहा है, उसकी भाषा होती है तो कैसी भाषा होती है। 55 का राइट आंसर क्या होगा? तो उसकी भाषा कैसी होती है? तो आप सभी ध्यान रखना, प्राकृत होती है। क्या आपने यही आंसर बताया है? राइट आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर हम 56 पर आते हैं। साहित्य दर्पण के प्रथम परिच्छेद का नाम पूछ रहा है। काव्य दोष निरूपण है, काव्य स्वरूप निरूपण है, काव्य प्रयोग निरूपण है, या फिर काव्य लक्षण निरूपण है। तो साहित्य दर्पण के प्रथम परिच्छेद का क्या नाम है? क्वेश्चन नंबर हम लोगों का ये रहा 56। 56 का राइट आंसर क्या होगा? तो ध्यान रखना, काव्य स्वरूप निरूपण। जो पहला परिच्छेद का नाम है वो क्या है? काव्य स्वरूप निरूपण है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 57 पर। विक्रमोर्वशीयम का विदूषक पूछ रहा है। विक्रमोर्वशीयम का विदूषक कौन है? मांडवक है, मैत्रेय है, वसंतक है, या फिर माधव्य है। क्वेश्चन नंबर 57 है। 57 का राइट आंसर क्या है? ऐसे प्रश्न कई बार आपके पूछे गए हैं, पीजीटी में भी और टीजीटी में भी, और जितने भी संस्कृत के एग्जाम हुए हैं सब में ये सारे प्रश्न आपके पूछे जा चुके हैं और पूछे गए हैं। तो आप बताइए 57 का राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ए आप सभी ने जिन्होंने भी बताया उनका राइट आंसर है मांडवक। विक्रमोर्वशीयम का विदूषक कौन है? मांडवक है, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर हम 58 पर आते हैं। फिर अभिज्ञान शकुंतलम नाटक का विदूषक, अभिज्ञान शकुंतलम का विदूषक कौन है? मैत्रेय है, माधव्य है, मांडवक है, गौतम है। तो कौन है? क्वेश्चन नंबर 58 है। 58 का राइट आंसर क्या होगा? आप सभी इसका राइट आंसर बता रहे हो, माधव्य या माधव्य। अभिज्ञान शकुंतलम का जो विदूषक है उसका नाम क्या है? माधव्य है। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 59 पर। मृच्छकटिकम नाटक का विदूषक है, यानी सामान्य रूप से सभी नाटकों का यह विदूषक पूछ रहा है। तो मृच्छकटिकम का विदूषक गौतम है, माधव्य है, मांडवक है, या फिर मैत्री है। क्वेश्चन नंबर 59 है। 59 का राइट आंसर क्या होगा? 59 का राइट आंसर क्या होगा? तो यहां पर आप सभी कहोगे सर राइट आंसर तो डी है ना। जो मृच्छकटिकम है, मृच्छकटिकम नाटक है, इसका विदूषक तो मैत्रेय है। बिल्कुल राइट आंसर हमारा डी होगा। क्वेश्चन नंबर 60 पर आता है। गुड़ाह पूजा स्थानम गुड़िषु न च लिंगम न च वयः। गुड़ाह पूजा स्थानम गुड़िषु न च लिंगम न च वयः, यानी कहते हैं जिस व्यक्ति के अंदर गुड़ होती है उसकी पूजा होती है, ना कि किसी विशेष लिंग की और ना कि आयु की। ना कि आप हमसे आयु में बड़े हैं, आपके अंदर कोई गुण नहीं है, आपके अंदर कुछ भी नहीं है तो आपकी पूजा होगी, ऐसा नहीं है। तो वही कह रहे हैं, यह भी आपको कहाँ पर मिलता है, यह कहाँ कहा गया है वो आपको बताना है। गुड़ाह पूजा स्थानम गुरुष न च लिंगम न च वयः, ये बहुत प्रसिद्ध सूक्ति है, तो इसे आप सभी ध्यान में रखेंगे। किससे संबंधित है? तो अभिज्ञान शकुंतलम से नहीं, वेड़ी संहारम से बिल्कुल नहीं, विक्रमोर्वशीयम से नहीं, तो किससे संबंधित है? तो आप क्या कहोगे सर ये तो उत्तर रामचरितम में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर सी है, उत्तर रामचरितम। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 62 पर। ये क्या कह रहे हैं? 61 पर, सॉरी 61 पर। इसमें क्या पूछा गया है? प्रिया शोको जीवम कुसुमम इव धर्मो धर्मो अग्लापयति, यह उक्ति किससे संबंधित है? यह उक्ति किससे संबंधित है? मृच्छकटिकम, मुद्रा राक्षस, या फिर उत्तर रामचरित, या मालविक अग्निमित्रम। 61 का जो राइट आंसर है वह है उत्तर रामचरितम। यानी यह सूक्ति भी हमें कहाँ पर मिलती है? प्रयासों को जीवम, यह भी कहाँ का है? उत्तर रामचरितम का है। तो इसे ध्यान रखना। स्वर्गारोहण किसकी रचना है? 62, क्वेश्चन नंबर 62। स्वर्गारोहण यह किसकी रचना है? क्या पतंजलि की है, पाणिनि की है, वररुचि की है, या फिर बाणभट्ट की है? तो आपको बताना है स्वर्गारोहण यह जो ग्रंथ है यह किसकी रचना है? स्वर्गारोहण किसकी रचना है? 62 का राइट आंसर क्या होगा? किसकी रचना है? पाणिनि की नहीं, वररुचि की। राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 63 पर। इसका राइट आंसर क्या होगा 63 का?
इसमें क्या पूछा है कि पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है। पृथ्वीराज विजय यह किसकी रचना है। 63 का राइट आंसर क्या होगा। 63 का राइट आंसर, तो यह चंड कवि की रचना है। किसकी है, तो ध्यान रखेंगे सभी, पृथ्वीराज विजय चंड कवि की रचना है। तो जो कवि है, रचना है और रचनाकार है, इनको आप सभी रट के जाएंगे, क्योंकि यहां से आप ध्यान रखना 4 से 5 प्रश्न तो बनेंगे ही, किससे, रचना और रचनाकार से। ये टॉपिक आप अच्छे से करके जाएंगे, यहां से संभावना है कि 4 से 5 प्रश्न तो बनेंगे ही सभी ग्रंथ और ग्रंथाकार से। क्वेश्चन नंबर 64 है, महावीर चरित किसकी रचना है। महावीर चरित यह किसकी रचना है, तो कालिदास की है, शूद्रक की है, भवभूति की है, अश्वघोष की है। 64 का राइट आंसर क्या होगा। सभी सी बता रहे हो, मैं समझ गया हूं आप सभी का राइट आंसर सी है कि भवभूति की रचना है। क्वेश्चन नंबर 65, प्रियदर्शिका नाटिका का नायक है, कौन है। प्रियदर्शिका नाटिका का नायक वस्तुमित्र है, उदयन है, मित्रावस्तु है, या फिर दृढ़ वर्मा है। प्रियदर्शिका नाटिका का नायक कौन है। क्वेश्चन नंबर हम लोगों का ये रहा 65। 65 का राइट आंसर क्या होगा, तो आप क्या कहोगे सर, उदयन है। 65 का राइट आंसर आपका बी होगा, यानी प्रियदर्शिका नाटिका का नायक कौन है, तो उदयन है। क्वेश्चन नंबर 66 पर आता है, नागानंद के नायक का नाम पूछ रहा है। नागानंद के नायक का क्या नाम है। जिमूत वाहन है, या दुष्यंत है, उदयन है, या फिर शंखचूड़ है। तो क्या है, नागानंद के नायक का नाम पूछ रहा है, तो नागानंद के नायक का क्या नाम है। क्वेश्चन नंबर 66 है। 66 का राइट आंसर क्या होगा, तो ध्यान रखना जिमूत वाहन नाम है। क्या है, जिमूत वाहन। नागानंद के नायक का नाम है जिमूत वाहन। क्वेश्चन नंबर ये रहा 67। 67 का राइट आंसर क्या होगा, नागानंद नाटक के नायिका का नाम पूछ रहा है। तो नायक और नायिका भी आप ध्यान में रखेंगे सभी ग्रंथों के, क्योंकि हम बहुत ही कठिन कठिन प्रश्न तो कर लेते हैं, लेकिन इस तरीके के जो सरल सरल प्रश्न सिर्फ सामान्य रूप से सामान्य ग्रंथ का परिचय ही पूछ लिया जाता है, उसमें हम लोग कंफ्यूज रहते हैं कि इस ग्रंथ के नायक कौन है, नायिका कौन है। सामान्य तौर पर उस ग्रंथ का अंगिरस क्या है, या प्रधान रस क्या है ना, रीति क्या है। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखेंगे। नागानंद नाटक के नायिका का नाम क्या है, इरावती है, मलयवती है, लक्ष्मी है, या फिर मंदनिका है। क्या है, 67 का राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ध्यान रखना मलयवती है। नायक उदयन है और नायिका कौन है, मलयवती है। तो इसे आप सभी ध्यान रखेंगे। सॉरी, नायक जिमूत वाहन है और नायिका कौन है, मलयवती है। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 68 पर, वरम विरोधोपि समम महत भी किस ग्रंथ से संबंधित है। किस ग्रंथ से संबंधित है, क्वेश्चन नंबर 68 है। उत्तर रामचरितम, मेघदूतम, किरातार्जुनीयम, या फिर कादम्बरी। वरम विरोधोपि समम महात्म भी, यह जो सूक्ति है यह किस ग्रंथ से संबंधित है। 68 का राइट आंसर क्या होगा, क्या कहोगे, इसका क्या आंसर आप सभी बता रहे हो। 68 का आंसर क्या होगा, तो इसे ध्यान रखना। यह कहां पर मिलता है, तो किरातार्जुनीयम में प्राप्त होता है। जिनका सी आंसर है उनका राइट आंसर सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 पर आते हैं। संस्कृत साहित्य में अर्थगौरव के लिए प्रसिद्ध कौन है। हर्ष है, माघ है, भारवी है, या फिर दंडी है। तो कौन है जो अर्थगौरव के लिए प्रसिद्ध है, तो आप सभी को मालूम है भारवी, अर्थगौरवम, दंडी पदलालित्य। ठीक है, माघे संति त्रयोगुणाः। तो ये बात आप ध्यान रखना। चलिए 70, क्वेश्चन नंबर 70 पर हम लोग आते हैं। प्रबोध चंद्रोदय किसकी रचना है। प्रबोध चंद्रोदय यह जो ग्रंथ है, यह रचना है तो किसकी रचना है, राजशेखर की रचना है, कृष्ण मिश्र की है, दिग्नांग की है, मुरारी की है। प्रबोध चंद्रोदय यह किसकी रचना है, तो वो आप सभी बताएं किसकी रचना है। क्वेश्चन नंबर 70 है। 70 का राइट आंसर क्या होगा, तो यह कृष्ण मिश्र की है। प्रबोध चंद्रोदय यह किसकी रचना है, तो इसे आप सभी ध्यान रखना, यह कृष्ण मिश्र की यह रचना है, प्रबोध चंद्रोदय। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 71 पर। शूद्रक अवतार था, शूद्रक किसका अवतार था, पुंडरीक का था,
या फिर पृथु का था, वैशंपायन का था, या फिर चंद्रापीठ का था? तो किसका अवतार था? कौन? शूद्रक। शूद्रक किसका अवतार था? 71 का राइट आंसर क्या होगा? तो आप क्या कहोगे? शूद्रक जो है वह चंद्रापीठ का अवतार था। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 पर आते हैं। स्फुटा न पदैर प्राकृता न च न स्वीकृतम अर्थ गौरवम। उक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है? तो शिशुपाल वधम से है, किरातार्जुनीयम से, जानकी हरणम से, या फिर रघुवंशम से है? किससे है? स्फुटता न पदैर प्राकृता न च न स्वीकृतम अर्थ गौरवम। उक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है? 72 का राइट आंसर क्या होगा? तो ध्यान रखना, यह किरातार्जुनीयम से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो किरातार्जुनीयम से। क्वेश्चन नंबर बी होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 73 पर आते हैं। तो 73 क्या पूछ रहा है? सांख्य दर्शन का प्रमुख सिद्धांत है, तो प्रमाण है, पुरुष है, सत्कार्यवाद है, या फिर प्रकृति है? सांख्य दर्शन का प्रमुख सिद्धांत क्या है? सांख्य दर्शन का प्रमुख सिद्धांत क्या है? क्वेश्चन नंबर 73 है। 73 का राइट आंसर क्या होगा? 73 का राइट आंसर क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, सांख्य दर्शन का जो प्रमुख सिद्धांत है वह क्या है? सी सत्कार्यवाद है। और सांख्य दर्शन 3 प्रमाण स्वीकार करता है। प्रमाण कितने स्वीकार करते हैं? तो आप क्या कहोगे? 3। कौन कौन सा? प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, या फिर आप्तवचन। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 74 पर। सांख्य कारिका में कुल कितने तत्वों का विवेचन हुआ है? सांख्य कारिका में कितने तत्व हैं ये पूछ रहा है। 5, 10, 20, 25। सांख्य कारिका में कुल कितने तत्वों का विवेचन हुआ है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 74 का। 74 का राइट आंसर क्या होगा? आप सभी क्या बता रहे हो? इसका राइट आंसर क्या होगा? डी। 74 का जो हम लोगों का राइट आंसर है वह डी है। सांख्य कारिका में कुल कितने तत्व हैं? तो आप सभी को मालूम है कि 25 तत्व हैं। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 75 पर। तर्क भाषा के अनुसार कर्मों की संख्या पूछ रहा है। तर्क भाषा के अनुसार कर्म की संख्या कितनी है? तो आप क्या बताओगे? 3, 4, 5, 6। कितने कर्म बताए गए हैं तर्क भाषा में? कर्म कितने प्रकार बताए गए हैं तर्क भाषा के अनुसार? आपको बताना है तर्क भाषा के अनुसार कर्मों की संख्या कितनी है। 75 का राइट आंसर क्या होगा? तो आप क्या कहोगे? कहोगे सर कर्म कितने प्रकार के बतलाए गए हैं तर्क भाषा में? तो 3 प्रकार के बतलाए गए हैं। ए आप सभी का राइट आंसर ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 76 पर। किस दर्शन में यह प्रतिपादित किया गया है कि आत्माएं अनेक हैं? न्याय दर्शन में, मीमांसा दर्शन में, सांख्य दर्शन में, या फिर वेदांत दर्शन में? किस दर्शन में यह प्रतिपादित किया गया है कि आत्माएं अनेक हैं? आत्मा एक नहीं है, आत्मा अनेक है। तो यह कौन सा दर्शन है? 76 का राइट आंसर क्या होगा? न्याय दर्शन। क्या बता रहे हो आप सभी? तो सांख्य दर्शन में, सांख्य दर्शन में ऐसा बताया गया है कि आत्माएं क्या हैं? अनेक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 77 पर। सांख्य के अनुसार प्रमाणों की संख्या है। सांख्य दर्शन के अनुसार प्रमाणों की संख्या कितनी बताई गई है? 2, 3, 4, 5। तो आप क्या कहोगे? सर सांख्य दर्शन ने कितने प्रमाण स्वीकार किए हैं? 3। कौन कौन सा? प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द। प्रत्यक्ष, अनुमान और क्या? शब्द। 77 का राइट आंसर हमारा बी होगा। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 78 पर। सर्वम खलविदम ब्रह्म, यह महावाक्य किस उपनिषद से संबंधित है? सर्वम खलविदम ब्रह्म, यह जो है यह महावाक्य किस उपनिषद से संबंधित है? बृहदारण्यकोपनिषद, छांदोग्योपनिषद, श्वेताश्वेतरोपनिषद, मांडुक्योपनिषद। किस उपनिषद से यह जो सूक्ति हम कह सकते हैं, या फिर यह जो वाक्य है ये महावाक्य माना जाता है या महावाक्य है? तो किस उपनिषद में है? किस उपनिषद में ऐसा कहा गया है? तो आपका क्या आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। सर्वम खलविदम ब्रह्म, यह छंदोग्य उपनिषद में मिलता है। किस उपनिषद में प्राप्त होता है?
छंदोग्य उपनिषद में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 79 पर। प्रकृति छंद में अक्षरों की संख्या होती है। प्रकृति छंद में अक्षरों की संख्या होती है 36, 44, 72, 84। कितनी होती है? प्राकृति छंद में अक्षरों की संख्या कितनी होती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? 79 का राइट आंसर क्या होगा? फटाफट आप सभी आंसर बताएंगे। तो ध्यान रखना, कितना होता है? 84 होता है। अक्षरों की संख्या कितनी होती है? 84। किसमें? प्राकृत छंद में। तो इसे आप सभी ध्यान रखेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 80 पर हम लोग चलते हैं। किस वेदांग को पुरुष का नेत्र समझा जाता है? ऐसा कौन सा वेदांग है जिसको पुरुष का नेत्र समझा जाता है? शिक्षा है, कल्प है, निरुक्त है, ज्योतिष है। तो ऐसा कौन सा वेदांग है जिसको आ, पुरुष का नेत्र समझा जाता है? तो आप सभी ध्यान रखना, वह आपका क्या है? ज्योतिष। ज्योतिष को नेत्र स्वीकार किया गया है, नेत्र माना जाता है। 81 आते हैं, तत्वमसि महाकाव्य किससे संबंधित है? तत्वमसि यानी कहते हैं ना, ये भी महावाक्य है, इसे समझ सकते हो। तो तत्वमसि या महाकाव्य या महावाक्य है, किससे संबंधित है? कठोपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद या फिर मांडूक्य उपनिषद। 81 का राइट आंसर क्या होगा? तो सभी ध्यान रखना, यह छंदोग्य उपनिषद में हमें प्राप्त होता है, या महावाक्य। तत्वमसि या कहाँ हमें प्राप्त होता है? छंदोग्य उपनिषद में। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका ये रहा 82। न्याय दर्शन के प्रणेता पूछ रहे हैं, तो कपिल है, गौतम है, शंकर है या फिर पतंजलि है। न्याय दर्शन के प्रणेता हैं तो कौन है? क्या इसका राइट आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 82 है। 82 का राइट आंसर क्या आप सभी बताओगे? 82 का राइट आंसर क्या होगा? न्याय दर्शन के प्रणेता कौन है? कपिल? नहीं, राइट आंसर भी होगा गौतम जी हैं। ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 83 है, तर्क भाषा के अनुसार अनुमान के कितने अवयव बताए गए हैं? किसके अनुसार आपको बताना है? तर्क भाषा के अनुसार बताना है अनुमान के कितने अवयव हैं। तो 3 है, 4 है, 5 है या फिर 2 हैं? कितने अवयव है किसके? अनुमान के। क्वेश्चन नंबर 83 है। 83 का राइट आंसर क्या होगा? 83 का राइट आंसर क्या होगा? कितने अवयव बताए गए हैं? कितने आपने पढ़ा है? तो इसका राइट आंसर सी होगा, 5 अवयव हैं। क्वेश्चन नंबर 84 पर आते हैं। तर्क भाषा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन अलौकिक प्रत्यक्ष का भेद नहीं है? सामान्य लक्षण, प्रतिज्ञा, ज्ञान लक्षण या फिर योगज। तो आपको बतलाना है, तर्क भाषा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन अलौकिक प्रत्यक्ष का भेद नहीं है? क्या इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 84 का? इसका राइट आंसर क्या होगा? कहोगे सर बी, कौन नहीं है तो प्रतिज्ञा राइट आंसर, और सामान्य लक्षण, ज्ञान लक्षण, योगक ये तो है पर प्रतिज्ञा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 85 पर आते हैं। हेत्वाभास के कितने भेद बतलाए गए हैं? हेत्वाभास के कितने भेद हैं? अगर आपने यहां तक क्लास किया है तो आप जरूर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कितने हैं, हेत्वाभास के कितने भेद बताए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 85 का सभी लोग इसका आंसर बताएंगे 85 का कमेंट में कि कितने भेद हैं। मुझे मालूम है आप सभी विद्वान लोग हैं, आप सभी को मालूम होगा कि कितने भेद हैं और कौन कौन से भेद हैं वो भी आप बताएंगे। ठीक है, वो कौन कौन से भेद हैं वो भी आप मुझे बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। ये 85 प्रश्न उस टाइम पर आते थे 2002 शायद 2003 से 3 और 4 में भी 85 प्रश्न पूछे जाते थे संस्कृत में। तो ये ध्यान रखना, 85 प्रश्न थे जो हम लोगों के कंप्लीट हो गए। आज के लिए बस इतना ही। सभी को धन्यवाद। महादेव नमो नमः। जल्दी ही हम लोग लाइव क्लास की व्यवस्था करेंगे और हम एक दिन में, ध्यान रखना, 2-3 क्लास करने वाले हैं, 3 से 4 क्लास पर डे। वो व्यवस्था मतलब चल रही है, तो हो जाए उसके बाद हम लोग निरंतर क्लास करेंगे, क्योंकि मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, काफ़ी दिन से हम
आपसे बिछड़े हुए कह सकते हैं कि बिछड़े हुए हैं ना, लगभग 15 दिन तो हो ही गए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा गैप हो गया है, कारण बोर्ड ख़राब था तो सर्विस इसका बहुत बेकार था, क्या ही बताऊँ मैं। चलिए कोई बात नहीं, हम व्यवस्था कर लेंगे लाइव क्लास। इसीलिए कुछ और भी प्रॉब्लम आ गई है जिस वजह से हम लाइव कक्षा नहीं ले रहे हैं। आपको मालूम हुआ रिकॉर्डेड क्लास मैं आपको दे रहा हूँ, तो व्यवस्था कर रहे हैं। बहुत जल्दी हम लोग लाइव क्लास से जुड़ेंगे। धन्यवाद सभी को, नमस्कार, महादेव। हाँ, एक बात ज़रूर है कि कमेंट करके ज़रूर आप बताइएगा कैसी रही कक्षा। सभी को धन्यवाद, महादेव।